स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक छोटे छोटे टर्म्स हैं चैप्टर नंबर 7 की। उनमें पहली टर्म जो है वो है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स की डिफाइन करते हैं कि द अप्लाइड फोर्स दैट चेंज द शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ऐसी फोर्स जो किसी भी चीज़ पर अमल करे और उसकी शक्ल व सूरत में तब्दीली वाक़या करे, उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम? डिफॉर्मिंग फोर्स। मिसाल के तौर पर हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो स्प्रिंग पर अमल करने वाली फ़ोर्स क्या कहलाएगी? डिफॉर्मिंग फ़ोर्स। इसी तरह रबड़ है, उसको खींचते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो रबड़ पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगी? डिफॉर्मिंग फ़ोर्स। तो वो फोर्स जो किसी चीज़ पर अमल करती है और उसकी शक्ल सूरत में तब्दीली वाक़या करती है, उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो सिंपल डिफाइन यहाँ पर की हुई है मैंने, द अप्लाइड फोर्स दैट चेंज शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी मादे की जो शेप में, लंबाई में या वॉल्यूम में तब्दीली वाक़या करे, उस फोर्स को क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है इलास्टिसिटी। आपने लफ्ज़ सुना होगा, चीज़ें इलास्टिक होती हैं। तो इलास्टिसिटी अब क्या है? इलास्टिसिटी असल में किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है। मिसाल के तौर पर बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप खींचते हैं, खींचने के बाद छोड़ते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं। जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम खींचते हैं, थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब वो फोर्स हटाने के बाद दोबारा से स्प्रिंग अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। इसी तरह से रबड़ है, रबड़ इलास्टिक होता है, हम रबड़ को खींचते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं तो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाता है। तो किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने से वो दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाए, तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे इलास्टिसिटी। अब कोई चीज़ें ज़्यादा इलास्टिक होती हैं, कुछ चीज़ें कम इलास्टिक होती हैं। किसी में हम फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी असल शेप में वापस चली जाती हैं, किसी में हम फोर्स लगाएं तो वो बहुत कम चेंज होती हैं और अपने उस ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जाती। तो ये डिपेंड करता है कोई चीज़ कितनी इलास्टिक है। स्प्रिंग और रबड़ बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, हम इन पर फोर्स लगाएं और अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाते हैं जैसे ही हम फोर्स को हटाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो डिफाइन करेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज डिफार्मिंग फोर्स किस मतलब हटा देना। जैसे हम डिफार्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो उसके बाद चीज़ वापस अपनी असल हालत में आ जाती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। इसकी बेस्ट एग्जांपल है स्प्रिंग की। हम स्प्रिंग पर थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं, थोड़ी सी फोर्स लगाने के बाद जैसे इसे छोड़ते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को स्प्रिंग की क्या बोलेंगे हम? इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है स्ट्रेस। स्ट्रेस का वैसे तो आप मतलब लेते हैं दबाव, जहनी परेशानी जो होती है उसको स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन यहाँ फिज़िक्स के अंदर स्ट्रेस एक तरह की फ़ोर्स होती है। ये वो फोर्स होती है जो हम किसी यूनिट एरिया पर लगाते हैं। तो जब कोई यूनिट एरिया पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस। तो यहाँ डिफाइन करेंगे, द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया और एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। अच्छा, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स ना हो, सिंपल फोर्स हो, तो ये डिफाइन बनती है प्रेशर की। आपने प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी थी, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। लेकिन अगर फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स हो तो उसको प्रेशर के बजाय क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेस बोलेंगे। तो इसका फार्मूला भी प्रेशर वाला ही है। स्ट्रेस का फार्मूला क्या था? क्या है हमारे पास? फोर्स बटा एरिया। प्रेशर का फार्मूला भी यही था, फोर्स बटा एरिया, और इसका ऐसा यूनिट भी प्रेशर वाला ही है। द ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर NM-2। वैसे NM-2 को प्रेशर के केस में पास्कल भी बोलते थे, लेकिन इसके केस में, स्ट्रेस के केस में, जो इसका यूनिट है वो NM-2 ही रहेगा, इसको पास्कल नहीं बोलेंगे। तो प्रेशर और स्ट्रेस में क्या फ़र्क है? प्रेशर के अंदर सिंपल फोर्स यूज़ होती थी, लेकिन स्ट्रेस के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स यूज़ करेंगे। अगर किसी भी यूनिट एरिया पर डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही है तो हम उसे बोलेंगे स्ट्रेस। उसका फार्मूला F/A और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? NM-2 होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है स्ट्रेन। अब जाहिर सी बात है, हम किसी चीज़ पर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसकी शेप या वॉल्यूम या साइज़ में तब्दीली आती है। अब वो तब्दीली कितनी आती है, उसकी जो रेशो है वो कहलाती है स्ट्रेन। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि व्हेन स्ट्रेस एक्ट ऑन अ बॉडी इट में चेंज इट्स लेंथ, वॉल्यूम और शेप। जाहिर सी बात हम जानते हैं, जब स्ट्रेस अमल करेगी तो उसकी कुछ ना तब्दीली तो आएगी, या तो लेंथ में या वॉल्यूम में या शेप में या सब में तब्दीली आ सकती है।
A comparison of such a change caused by the stress with an original length, volume और shape is called strain। कि अब हम ये कंपेयर करते हैं कि स्ट्रेस लगाने से पहले चीज़ क्या थी और स्ट्रेस लगाने के बाद कितनी तब्दीली आई। उस तब्दीली के साथ हम ओरिजिनल चीज़ों की निस्बत लेते हैं कि असल चीज़ क्या थी और तब्दीली कितनी आई। इसकी निस्बत को बोलेंगे हम स्ट्रेन। स्ट्रेन का समझ आ गया। स्ट्रेन में हम ये बताएंगे कि चीज़ ओरिजिनल क्या थी और स्ट्रेस लगाने के बाद अब वो क्या हो चुकी है, उसमें क्या चेंज आई है। तो हम इस चेंज की रेशो लेते हैं ओरिजिनल के साथ, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेन। अब अगर चेंज सिर्फ और सिर्फ आए लेंथ के अंदर तो ऐसी स्ट्रेन को बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। तो यहाँ पर डिफाइन की हुई है, इफ़ द स्ट्रेस प्रोड्यूस चेंज इन द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट देन स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। अगर तब्दीली सिर्फ और सिर्फ लंबाई में आए, वॉल्यूम में या शेप में ना आए, अगर स्ट्रेस लगाने से किसी चीज़ की सिर्फ लंबाई तब्दील हो तो उस तरह की जो स्ट्रेन है वो क्या कहलाएगी, टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन मालूम करने का क्या फार्मूला है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। एक चीज़ में तब्दीली कितनी आई और चीज़ वो ओरिजिनल में कितनी थी, तो उसकी रेशो क्या कहलाती है, स्ट्रेन। अगर लंबाई में तब्दीली आ रही है तो इस रेशो को फिर बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन का क्या फार्मूला होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब जो कि ये एक जैसी चीज़ों के दरमियान रेशो है तो लिहाजा इसका कोई यूनिट नहीं होगा। हम बोलेंगे इट हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट इज़ द रेशो बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़। ये दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान रेशो है तो लिहाजा इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है हुक्स लॉ। ये हुक साइंटिस्ट का नाम है, इसने एक कानून पेश किया इसलिए उसको हुक लॉ बोलते हैं। इस कानून की स्टेटमेंट क्या थी, इस कानून की स्टेटमेंट ये है कि हम किसी भी चीज़ पर जितनी ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, उसमें उतनी ज़्यादा तब्दीली वाक़या होगी। तो इसको डेफिनेशन में यूँ बयान करते हैं, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय अ स्ट्रेस अप्लाइड इट टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। अब जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के। जितनी ज़्यादा हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, जितनी ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे, उतनी ज़्यादा चेंज होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब स्प्रिंग है, उस पर हम थोड़ी फोर्स लगाते हैं, थोड़ी स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें तब्दीली भी थोड़ी आती है। अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो तब्दीली भी ज़्यादा आएगी। तब्दीली मतलब स्ट्रेन। तो अब यूँ डिफाइन करेंगे, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, जो एक जिस्म पर लगती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। अब जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ अ बॉडी। इलास्टिक लिमिट क्या होती है इसके बारे में अभी बताता हूँ। मैथमेटिकली हम बताएंगे कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके हम कांस्टेंट लगाते होते हैं तो फार्मूला बन जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। अब कांस्टेंट का फार्मूला बनाने के लिए स्ट्रेन उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो कांस्टेंट का फार्मूला बन गया स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तीनों टर्म किसकी हैं, हुक्स लॉ की हैं। अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है उसके बारे में बताता हूँ। इलास्टिक लिमिट में ये है कि हम स्प्रिंग को खींचते हैं, खींचने के बाद वो वापस आ जाता है, फिर हम और ज़्यादा ज़ोर से खींचे वापस आ जाता है। एक वक्त आता है स्प्रिंग को हम खींचेंगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा, उसके बाद छोड़ेंगे तो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आएगा। इसी तरह से रबड़ है, रबड़ को हम खींचते हैं, छोड़ते हैं, वापस आ जाता है, थोड़ा सा और खींचते हैं, छोड़ते हैं, वापस आ जाता है। एक वक्त आता है रबड़ को हम खींचेंगे तो वो टूट जाएगा, फिर उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आएगा। तो वो लिमिट जिस तक चीज़ों को छोड़ें तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएं, उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। उस लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो चीज़ें अपनी असल हालत में वापस नहीं आती, तो इसको इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। वो लिमिट जिस पर कोई भी चीज़ अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ सके, उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। उस लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो चीज़ें अपनी असल हालत में वापस नहीं आएंगी। तो इलास्टिक लिमिट की डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ लिमिट विद इन विच अ बॉडी रिकवर्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने से अगर कोई चीज़ अपनी असल हालत में वापस आ जाती है, उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अब उससे ज़्यादा फोर्स लगाएं तो चीज़ अपनी असल हालत में वापस नहीं आएगी, उससे कम जितनी भी फोर्स लगाएं चीज़ें अपनी असल हालत में वापस आ जाएंगी। तो वो एक लिमिट होती है, उसको बोलते हैं हम इलास्टिक लिमिट। तो ये कुछ टर्म थी, आपने अच्छे तरीके से इन्हें तैयार करना है।